राजकुमारी तो ये सोचा पहले हमने आग्रह किया था तो मंच ये चाह रहा है कि अब सीधे मंच का कार्यक्रम होता रहे। बच्चा अपना शोध पत्र दे देगा, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और हम उसका प्रकाशन होगा तो वो पूरे संसार में जाएगा। अब मैं मंच के वो कहते थे हमारे दिल्ली के कानपुर नगर के मरम्मा के साहित्यकार, एक विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, पीके कॉलेज के विभागाध्यक्ष, पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी से अनुरोध करूँगा कि वे अपना आशीर्वचन अर्जुन धनेश्वर जी के संबंध में विचार करें। आदरणीय पांडे साहब। और मित्रों, आज मातृत्व हरिश्चंद्र की 173वीं जयंती, 173 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था और पूरे देश में, अंतर्गत हिंदी प्रदेश में तमाम आयोजन हो रहे हैं और उसी कड़ी में DAV कॉलेज जो सभी जिस हिंदी की आज चर्चा हो रही है उसके प्रचार प्रसार में जो नायकों ने हिस्सा लिया था वहाँ एक गोष्ठी हो रही है। इसलिए कानपुर के लिए भी और DAV कॉलेज के लिए भी गौरव की बात है और बहुत अच्छा किया। अपनी स्वर्ण जयंती मनाने वाली विकासिका ने इस आयोजन को इस स्थान पर इस कॉलेज में हम लोगों का 1974 से आना जाना रहा। पहले आते थे तो एक कुल परंपरा नहीं थी, दीवार में बैठते थे, सोम जी बैठते थे, पंडित नारायण जी बैठते थे, विजया वर्मा जी थे और सिद्धनाथ जी थे। तो वहाँ युद्ध बहुत हुए, बहस बहुत हुई और उस वाद युद्ध में संपूर्ण हिंदी साहित्य 18वीं सदी से लेकर और 20वीं सदी का ही नहीं बल्कि मध्यकाल का पंत रजब से लेकर पंत तुलसीदास तक भी यहाँ गंभीर विमर्श लड़ते लड़ते होता है। ऐसी सबकी परंपरा है और अब तो प्रेम से भी अगर बातें की जा सकती तो कोई सुनने वाला नहीं। तब लड़ते भी साहित्य में और साहित्य के लिए और साहित्य को जीते। तो आज कुछ बातें उन लोगों से नहीं करना है जो भारतीय जी की आय को पार करते हैं। लेकिन एक पीढ़ी यहाँ ऐसी बैठी है पीछे क्रोध छात्र के रूप में, जिनको सोचना चाहिए जब हम किसी को बहुत ऊंचा मान कर करते हैं तो हमारा सिर तो झुक जाता है, हमारी श्रद्धा भी बढ़ जाती है, हम भाव विभोर भी हो जाते हैं। लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि जिसकी जयंती आज मना रहे हैं वो था कितना बड़ा, एक लड़का और न महाविद्यालय में शिक्षा न सामान्य विद्यालय में शिक्षा और 24 साल 24.5 साल की कुल आयु मिली और उसने हमें क्या दे दिया। एक बच्चे के रूप में अपनी कल्पना करिए और अर्जुन को भी एक बच्चा मान करके आप अपनी स्मृति में लाइए
कैसे उसने किया होगा? हम क्या करेंगे? 19वीं सदी का वह बालक 5 वर्ष में मां नहीं देगी, 10 वर्ष के लिए तो पिता नहीं रहेगा, स्कूल नहीं मिला पढ़ने के लिए, बांग्ला में इतने तक की नाटकों का अनुवाद कर डाला, संस्कृत में इतने निष्णात कि संस्कृत नाटकों का अनुवाद कर डाला, अंग्रेजी के नाटकों का अनुवाद कर डाला, हिंदी तो उनकी थी और आई की भी। आई को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए इतिहास को पढ़ते हैं, क्योंकि आज भारतीय पितामह कहे जा रहे हैं, लेकिन जितने लोग बैठे थे कर्म लिखते लेकिन केवल परिश्रम थे। आज के एक ऐसा बालक और उसने इस देश को क्या दे दिया? हिंदी को बड़ी सामान्य सी बात, इसमें तो लिख रहे थे एक आज के पूरे देश की जो एक बड़ी भारी समस्या और विवाद चल रहे हैं, एक छोटा सा निबंध बताइए, स्वर्ग में विचार सभा का अधिनियम 173 साल पहले, बल्कि और उससे ही पहले 183 साल पहले जो भारतीय ने उस निबंध में लिखा वही लेकर आज पेश कर। क्या था उस व्यक्ति में? 183 वर्ष पहले जो मजाक की था, व्यंग्य है, क्या उनका जो ये व्यंग्य है वो आज जीवित होकर सड़कों पर पड़ा। ये भारतीय थे जिन्होंने गांधी जी ने 1923 में 1905 के बाद जिस स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया और विदेशी कपड़ों का, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार का नारा दिया, वो गदर के पहले 1857 थी। भारतीय ने बनारस में एक समाज बनाया, तदीय समाज, और उसमें एक प्रतिज्ञा पत्र भरवाते थे कि आप लोग लिखिए मैं विदेशी वस्तुओं का ग्रहण नहीं करूँगा। तब अंग्रेजों का शासन की नहीं दायित्व थी, तब एक कंपनी का शासन था, कॉर्पोरेट शासन। अंग्रेज को 1858 में ब्रिटिश के अधीन भारत हुआ। 1857 तक तो ये देश ईस्ट इंडिया कंपनी का के अधीन था। तब भारत ये लिख रहे थे, जिससे प्रेरणा लेकर गांधी जी ने बाद में बहिष्कार कराया। और भारत में समझना है तो इस रूप में समझें, जब पुरुषों के लिए, बालकों के लिए विद्यालय नहीं थे, उनके लिए पत्रिकाएं नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि यूरोप की उन्नति का एकमात्र कारण ये है कि वहाँ महिलाओं को भी शिक्षा मिलती है, और इस देश को अगर उन्नति करनी है तो पहले स्त्री शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। बलिया में मेले में भाषण नहीं होता था, दलरी का मेला लगता था, और फिर आकर के बाल को हुई पत्रिका निकाली। तो 1850 के बाद 1870 में जो व्यक्ति स्त्री शिक्षा के लिए लड़ रहा था, अभी भाषा की बात आई, 1870 में अंग्रेजों ने एक कमीशन बनाया जिसको हंटर कमीशन के नाम से होता है। शिक्षा आयोग था जिसके हंटर चेयरमैन। उसमें भारतीय को गवाही के लिए बुलाया गया था। गवाही स्कूल में नहीं जैसे आजकल होती है। एक आयोग ने कहा था कि आप भी बताएं कि देश में न्यायालयों की भाषा क्या होनी चाहिए।
भारत ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि इस देश में न्यायालयों की भाषा वह है जो न शासकों की भाषा है न जनता की भाषा। शासक अंग्रेज और जनता हिंदुस्तानी और भाषा भारतीय। न आप समझते हैं और न हम समझते हैं और न्याय दिया जा रहा है। तो इसलिए न्यायालयों की भाषा बदली जानी चाहिए, फारसी हटनी चाहिए, लिपि हटनी चाहिए। कौन भाषा है? तो बात आई फारसी लिपि में लिखी हुई हिंदी, जिसको बाद में उर्दू कहा गया, और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी जो हिंदुस्तानी है। उर्दू अलग नहीं मानी जाएगी, फारसी के रूप में कुछ। भारत ने बड़ा लंबा पत्र लिखा अंग्रेजी में गवर्नर, तो ये 10 शब्द हैं, इनको फारसी में लिख करके, अरबी लिपि में लिख करके और देवनागरी लिपि में लिख करके आप देखिए कि उसमें अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और उसमें जो अर्थ है वो। इसलिए और अरबी लिपि को भी हटाएंगे, और अगर आप लिपि हटा देते हैं तो भाषा अपने आप है। आप केवल नागरिक लिपि, नागरिक लिपि में जो भी आपकी भाषा वही लिख लीजिए, वो हिंदी ही हो जाएगी। उस पर उन्होंने कहा तो न्यायालयों की भाषा, शिक्षा की भाषा, स्त्री शिक्षा, धर्म और व्यंग बनारस जैसे शहर में आज जो अंधविश्वास और कर्मकांड होते हैं, बनारस सनातन धर्म का केंद्र है, कर्मकांड का गढ़ है। और देखिए विचित्र बात कि उसके विरुद्ध जो नीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, उसके विरुद्ध जो आवाज़ें इस देश में वह भी बनारस की, चाहे वो कबीर रहे हो। और भारत का एक और निबंध है, हम लोगों ने पढ़ा होगा, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। कितने व्यंग परक नाम रखते हैं, लुप्त लोचन ज्योतिषा भरण, आँख बंद है और नाम है कि ज्योतिष नक्षत्र बिना। तो ये भाषण थे जो नीतियों पर प्रहार कर रहे थे, जो स्त्री शिक्षा पर बल दे रहे थे, जो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध कर रहे थे। और एक बहुत बड़ी बात कही कि इंग्लैंड से उस जमाने में सोचिएगा था, इंग्लैंड, और कहा नहीं था, पत्रिका में संपादकीय लिखा था, इंग्लैंड से जो गरीब और मुख्य रखंडे हैं वो इस देश में आते हैं और यहाँ से करोड़पति बनते हैं। अब तब वो कविता लिखी थी, अंग्रेज राज सिख ताज खबरें सिखाई, पै धन विदेश चली जात। तब ये कविता निकाली थी। ये लोग यहाँ से करोड़पति बनते जा रहे हैं। ये केवल अंग्रेजों का विरोध न मानेंगे, इसका एक अर्थ ये भी है कि वो भारतीय कॉर्पोरेट घरानों के कट्टर विरोधी, उसको आप तो नहीं लिखे, उसका उन्होंने विरोध किया था, ये हमें लुट के ले जा रहे हैं। तो आज जो हम जी रहे हैं, आज की जो जीवन शैली, आज की जो परिस्थितियाँ है, ये तो 173 साल पहले देखिए, वह भारत में नहीं कहूँगा पिता में, वह लड़का देखा। मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूँ, आप लोग देखिए, वह बालक देख रहा था, वह युवा देख रहा था और लिख रहा था आगे के भारत का पूरा इतिहास भविष्य कर रहा। इसलिए भारत में हमारे पिता अपने इन गुणों के कारण कि वे सब कुछ कह गए हैं जिसे हमें बाद के
सैकड़ों वर्षों तक जीना पड़ेगा और जीना पड़ता रहेगा। इसलिए हमें भारतेंदु को पढ़ना चाहिए, केवल साहित्यिक दृष्टि से नहीं, केवल भाषा के लिए भी भाषा उन्नति है। ये तो एक अवसर विशेष पर हम लोग आए हैं, तो लिख के सब लोग आए हैं हिंदी। ये तो हिंदी प्रत्येक अखबार अनेक साल कुछ भक्त निकाल रहे हैं, तो उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को उद्घाटन किया। आप ही आए इसका उद्घाटन किया। तो भारतेंदु जी इलाहाबाद आए और सोचा वहाँ बोलेंगे क्या, तो 20 दोहे उन्होंने बैठे बैठे लिख डाले। यही 20 दोहे हम पढ़े और जो उनके जो 20 दोहे हैं उसी में एक दोहा ये भी है, उसी उद्घाटन के समय उन्होंने पढ़ा था। लेकिन उसी दोहे के नीचे एक दोहा और लिखा था कि ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति इन सबको हमें विदेशों से ले आना है, लेकिन उनको ला करके उनको हिंदी में अंकित करके हिंदी माध्यम से बताना। उसी में दोहा ये भी लिखा कि सब ले आइए लेकिन उसको हिंदी के माध्यम से बताइए, मैंने अनुवाद की ओर संकेत करें। या साइंस की सारी आज तक हम नहीं अनुवाद करते, कितना हमने बात की। आज भी भारतेंदु कह रहे हैं 1857 के पहले कि सारे ज्ञान विज्ञान को विदेशों से लेना आवश्यक है। सब देशों से ज्ञान लीजिए, विज्ञान भी लीजिए, उनकी आवश्यकता है, लेकिन उसका माध्यम तो होना चाहिए पढ़ाने का, वह हिंदी होनी चाहिए। वह तैयार करिए, उसको तैयार कराइए। हम आज तक उसके उस सपने को पूरा नहीं कर पाए। तो भारतेंदु के हिस्से में भी था, भारतेंदु ने जो संदेश दिया उसको हमने स्वीकार कहा। 2 तत्व, अनुवाद के माध्यम से हिंदी में सारे ज्ञान विज्ञान को पढ़ाया जाना, ये भारतेंदु का एक संदेश था। दूसरा संदेश था जिसको उन्होंने गवर्नर तक को लिखा कि न्यायालयों की भाषा और हिंदी होनी चाहिए, और यहाँ तक लिखा कि 4 आने पैसे सम्मान बढ़वाने के लिए खर्च किया जाता है। समाजिक स्थिति लोग पढ़वाते थे और जो पढ़ता था वो 4 आने पैसे देता था कि हमारा ये आया है कचहरी से, इसको पढ़ दीजिए। तो भारतेंदु ने लिखा, स्पष्ट लिखा कि सम्मान पढ़वाने के लिए जो पैसा देता है गरीब आदमी, वारंट और सम्मान का अंतर नहीं समझ पाता, जिसमें लिखा क्या है, ये गरीबों का पैसा बचेगा अगर अदालतों की भाषा देवनागरी हो जाए। हम आज तक उसको नहीं कर पाए, लेकिन ये 1873 में 1874 में ये बातें कह रहे थे देश के लोगों से, अपनी पत्रिका के माध्यम से, अपने संपादकीय के माध्यम से। तीसरी चीज, भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो हमें उनसे मिलना चाहिए, ये तो सामान्य बातें हैं कि उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का निर्माण किया। भाषा का निर्माण कोई नहीं करता, भाषा व्यक्ति का निर्माण करती है। हमारी ये हैसियत नहीं है कि हमें भाषा खरीद किसी की हैसियत नहीं, स्वीकार करना। और हम सभी जानते हैं गद्य भाषा या पद्य भाषा की कविता के लिए भाषा चली आ रही थी परंपरा से। भारतेंदु स्वयं गद्य भाषा के बहुत बड़े कवि थे, लेकिन बोलने के लिए, पत्रिका के लिए, मुद्रण कला के विकास के बाद एक ऐसी भाषा तो होनी चाहिए। हम लोग कविता में तो लोग बोलते नहीं, चाहे भाषा नहीं हो चाहे अवधि नहीं हो, तो एक ऐसी भाषा जो चली आ रही है उर्दू के रूप में। जब मुस्लिम शासन था तो संवाद तो तब भी होता था, तो संवाद होगा किसी,
तो एक भाषा हमारे पास बनी हुई थी, फारसी नहीं थी, वो अरबी भी नहीं थी। जो शब्दों की भीड़ भले आ गई हो, प्रशासनिक शब्दों की, जैसे आज अभी अवस्थी जी ने बताया हिंदी में कि हम हिंदी बोलते कितना, अभी बताया सारी चीजें जो यहाँ जितनी रहती हैं ये सब अंग्रेजी की हैं। इनको बोलने के लिए हम केवल क्रियापद और समाज यही दो चार शब्द ले लेते हैं, ले बाकी हिंदी है कहाँ इसकी? टेबुल है, माइक है, ये है, हिंदी कहाँ? यही स्थिति उस समय भी थी, यही हिंदी उस समय भी थी, लेकिन उसका नाम था अंग्रेजी के शब्द नहीं थे, इसमें फारसी के शब्द, अरबी के शब्द, उन्हीं के बीच में हिंदी की क्रियापदों को प्रविष्ट हो जाती है। और लिपि बदल दी उन लोगों ने, तो वो पूरी तरह से इंग्लिश भाषा हो गई, जिसको हमने बोलते हैं भारतीय लिपि पर आए। उनको पता था कि अगर देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाएगा तो कोई भी भाषा होगी उसको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, उसको अपनी मूल लिपि जो भी हिंदी की बात आई, उसको अपने मूल स्वरूप को खोना पड़ेगा अगर हमारी लिपि को कोई अपनाएगा। और उसका परिणाम जानते हैं आप कि हिंदी में देवनागरी लिपि में उर्दू का कोई भी शब्द लिखा जाए वह अरबी और फारसी के हिसाब से अशुद्ध है। उनकी लिपि को केंद्र में रखकर देखेंगे तो उनकी पूरी की पूरी भाषा जब देवनागरी में लिखी जाती है तो वह अशुद्ध होती है। हम उसको लेते ही नहीं, हम उसको अपने ढंग से लेते हैं, हम अंग्रेजी को अपने ढंग से लेते ही नहीं। हम अंग्रेजी के शब्द जाकर के देखिए, हम चावल लेते ही नहीं। हिंदी में पहले कह दिया अगर चावल को हिंदी में आना है तो चौलिया बन के आना, उसको अस्पताल बन के आना पड़ेगा। तो हम जब ले रहे हैं तो हिंदी में बहुत ताकत है। इसकी प्रकृति ऐसी है जिसने संस्कृत को ढाल दिया और सत्य को सच करके छोड़ा, जिसने कर्म को काम करके छोड़ा, जिसने संस्कृत की जो उसकी जननी है उसको बदल दिया है। उसके सामने अंग्रेजी और फारसी नहीं दिख पाती है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ दुर्भाग्यवादी होते हैं, वो हिंदी का ही विरोध करता है। तो हिंदी ऐसी नहीं, बड़ी परिष्कृत और अनुसंस्कृत हिंदी चाहिए। तो जब हम ये करेंगे, हम तो अपनी भाषा में शब्दों के आते प्रवाह को छान करके चेक कर रहे हैं, शुद्ध कितना है अशुद्ध कितना है, इसको हटा दें। क्या शुद्ध करें? मानस की कितनी चौपाइयाँ हम शुद्ध करें, तुलसी की कितनी चौपाइयाँ शुद्ध करें, ये कह करके कि इसमें ये शब्द हिंदी के नहीं है, इनकी जगह कोई हिंदी का सत्संग शब्द लाओ। कम से कम हजारों चौपाइयाँ हैं जिनको हमें बदलना है। और हम ये भूल जाते हैं कि वे किसी भाषा के नहीं हैं, वे तुलसी की धारा में जाकर तुलसी का पत्ता पा करके ये हिंदी के अपने हो गए हैं, उनको छोड़ के हम नहीं करते। भारत में यही किया, यही उनका आदमी सही बोली। क्योंकि ये पत्रकार हम भूल जाए, साहित्यकार तो वे ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा में कविता लिखी, ब्रजभाषा के पूरे साहित्य का संकलन किया था और ललित साहित्य का संपादन किया था, जो सुंदरी तिलक के नाम से उनकी एक पुस्तक आती है जिसमें ब्रजभाषा के सारे श्रृंगार के शब्दों के शब्द संकलित।
कार्य भाषा उन्होंने नहीं बदला। वे एक पत्रकार थे और पत्रकार के रूप में उन्हें एक भाषा चाहिए थी जिसके माध्यम से वे अपनी बात लोगों तक पहुंचा। उसके लिए उन्होंने भाषा और वह भाषा गद्य भाषा ही तो होगी। गद्य में तो अखबार नहीं निकाल सकते, समाचार नहीं दे सकते। और वह जो भाषा थी वह उन्होंने उस परंपरा से दी जो खुशबू से चली जो चली आ रही, वो खुशबू भी बनाई है। वो पहले से हमारे समाज में प्रचलित। कोई हमने यही कहा कि भाषा का निर्माण मनुष्य करेगा, हम करेंगे, आज से हम ये भाषा सीख करें, ये नहीं है। झारखंड में उस भाषा को लिया जो पूरे देश में सामान्य संवाद में बोली जा रही थी। वह बिहार में आज भी हिंदी जो बोल चाल की हिंदी है वह एक नहीं। ये पुस्तक में हम सीख लें तो बंगाल से लेकर हरियाणा तक एक ही प्रकार का लिखा मिलेगा। लेकिन अगर उसी शब्द को, उसी वाक्य को ये बिहार से हरियाणा तक बुलवाएं तो बोला उसी की जाएगी, लेकिन तान अनुदान सब बदल। तो भारतीय ने उस भाषा को पकड़ा और पत्रकारिता के माध्यम से ही उस भाषा का विकास, साहित्य के माध्यम से नहीं हुआ। और वही पत्रकारिता थी कि एक तरफ कानपुर जहाँ उनके भक्त शिष्य जो उनको ईश्वर मानते थे, हमें पता नारायण मिश्र, और एक इलाहाबाद में हमें बाल भट्ट भी नाम आया, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन जी का, अंबिका दत्त व्यास जी का। तो एक पूरा का पूरा क्षेत्र ऐसा बना जहाँ पर हिंदी का लेखन का, संवाद का, पुस्तकों का, पाठ्य पुस्तकों का एक स्वरूप तैयार है। यहाँ तो एक दूसरा आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम बिहार में जाकर और बिहार की जो बोली है खड़ी बोली उसमें किताब छापें और हरियाणा में तो एक दूसरा होना चाहिए। तो चाहे केरल में आप ये पाठ्य पुस्तक तो उसका भी वही रूप होगा जो उत्तर प्रदेश की शक्ति बोली का शोध प्रबंध वहाँ जिस भाषा में लिखा जाएगा, जिस हिंदी में, उसी से दिल्ली में लिखा जाएगा। तो एक रूपता होनी चाहिए। तो झारखंड ने सबसे बड़ा कार्य किया कि जो पत्रकारिता में उतरे और पत्रकारिता के क्षेत्र में एक भाषा, मुद्रण की भाषा चाहिए थी। उस मुद्रण की भाषा जिसमें पुस्तकें छपे, जिसमें हर विषय की, ज्ञान विज्ञान की, शिक्षा की, संस्कृति की, आदान प्रदान की ऐसी भाषा हो जो क्षेत्र विशेष की बोली अपने ढंग से लेकिन लिखी एक है। और इसलिए उनका योगदान हम लोग कह देते हैं। बोर्ड मीडियम कॉलेज में थे, इंसाफ लाखा थे, सितारे थे। तो ये तो हर लेखक की अपनी शैली होती है। सितारे की अपनी शैली थी, लक्ष्मण सिंह की अपनी शैली थी। इसका मतलब पूरे तक तो दोनों लाठी लेके खड़े समझते थे या बड़ी व्यवस्था, ये अपनी शैली। ये आगरा के थे लक्ष्मण सिंह, ये बनारस के थे। और मीडियम कॉलेज वाले उनकी अपनी शैलियाँ थी। तो ये व्यक्ति की शैली किसी भाषा की शैली नहीं है। व्यक्ति की जीवंतता किसी भाषा की जीवंतता नहीं है। भाषा का अपना एक प्रभाव होता है और हम उनको अपने ढंग से स्वीकार करते हैं। हम ही लोगों से तमाम लोग कहते हैं, लगता है आप उधर से हैं, बोलता तो वही मुझे सब बोल रहे हैं। क्यों इधर और उधर हो जाता है? क्योंकि भाषा मूल से जुड़ी है। और इतना भी हम अपने को बदलें, लेकिन इंग्लैंड की अंग्रेजी और भारत की अंग्रेजी में अंतर रहेगा। तो इसलिए हमें देखना पड़ता है हमारी जो लिखित भाषा है, जो मौखिक भाषा है, जो कोशीय भाषा है,
तकनीकी भाषा है, इसका मूल स्वरूप क्या है? भाषण किसी मूल स्वरूप के संरक्षण का पत्रिकाओं के माध्यम से कार्य करने से आप लोगों को जानना चाहिए कि उसी कोई कर रहे थे जब पत्रकारिता का वह अर्थ ले लीजिए जैसे आज कल होता है। तब पत्रकार बनने का अर्थ था अंग्रेज सरकार का दुश्मन और आपकी पत्रिका को प्रकाशित करने वाले प्रेस नहीं मिलते थे। अगर कोई प्रकाशित करते तो ताला लग जाए। तो ये पत्रकार जितने बड़े थे उससे बड़े ये फांड बनाते थे, मशीन चलाते थे, बंडल बनाते थे और फिर चोरी लोगों तक पहुँचाते। ये उस पत्रकार वो पत्रकारिता नहीं थी जिसको हम लोग आजकल देख रहे हैं। ये वे पत्रकार और उन पत्रकारों ने और उन्हीं पत्रकारों के एक भाषण भी थे जिनकी प्रेरणा से ब्राह्मण निकला है, हिंदी प्रतीक निकला है। इसलिए भाषण केवल इन लोगों ने निकाला कि प्रेरणा स्रोत आनंद राजवनी निकली। ये सब पत्रिकाएं भाषण के की प्रेरणा से उनके आर्थिक सहयोग से और इतना सहयोग किया उन्होंने साहित्यकारों का, समाज सेवकों का और राष्ट्र के लिए कार्य करने वालों का कि उनका जो अंतिम जीवन था तो घोर दर्द उन्हीं के समकालीन जो चिट्ठियाँ भेजने के लिए डाक टिकट का पैसा उनके पास नहीं रहता। उस व्यक्ति के पास जो बनारस के थोड़ी स्टेट से नगर से छोड़े जाते थे, एक अमीर जन का परिवार जो मुगलों के खजांची थे और एक सुगनी साहू का परिवार, ये जो बनारस के नगर स्टेट थे, एक परिवार से जयशंकर प्रसाद जी थे और एक परिवार से भाषण हरिचंद निकले और इतना धन जा रहा। लोग कहते थे कुछ हमने नहीं बचाती, अब तो किला रह गया है, घर किला जैसा मकान, बाकी कुछ नहीं रहा। तो कहते थे कि इस धन ने मेरे पूर्वजों को खा डाला, मैं इस धन को खा डाला। और सैकड़ों कवियों को वृत्ति बंधी थी। राजे महाराजे कहने ही रहते जिनके यहाँ से कवियों को कब्जा करने के लिए सहायता मिलती, भारतीय भी नहीं दिया। जो गरीब थे, जो गरीब साहित्यकार थे, उनको अपने पास से पैसा देते थे कि आप दीजिए, आपकी आर्थिक सहायता मैं करूँगा। ये भारतीय उन्होंने समाज सेवा काहे के नहीं की, करके समाज को आगे बढ़ाया। ऐसे भारतीयों की आज जयंती है। हम दो चीज़ें उनसे सीख सकते। एक तो ये कि हम भी संकल्प अगर ले लें, विशेष रूप से कि एक युवा चाहे कि युगांतर कर सकता है। इसके लिए परिवार की, धन की आवश्यकता नहीं है। भारतीय युवा युगांतरकारी विवेकानंद की तरह और भारतीय की प्रतिभा अगर किसी को अगर पहले मिली है और उतनी भिराई में तो वे एकमात्र व्यक्ति शंकराचार्य, जिन्होंने भारतीय से भी अधिक लिखा और आज तो उनको भी उतनी आचार्य शंकर। और आप आज हम कर देते हैं, आप लोग इतिहास किताबें पढ़ते हैं, पहला रेखाचित्र किसने लिखा, पहली कहानी किसने लिखी, पहला व्यंग्य किसने लिखा, पहला नाटक किसने लिखा, और हर आखिरी पंक्ति जिसकी है भारतीय में कुछ नहीं। भारतीय में जो लिखते थे वही बाद में विधा होती, तो स्रोत थे। गंगा 7 धाराओं में वही है, अलकनंदा और देवप्रयाग में अलग, वहाँ अलग,
या भागीरथी या एक धारा है, दोनों से एक ही है। आतंक आपकी हिंदी के दोनों थे और उनसे जल विश्व जिस रूप में देना हो ले ले। और इसी के साथ अगर हम ये संकल्प लें कि हमें भारतीय की तरह तो बनना संभव है, लेकिन ये संकल्प लेना है कि अगर भारतीय की पूरी आयु में इतना कर सकते हैं तो उसमें से कोई एक मार्ग पकड़ कर हम चलें तो हम भी नहीं जा सकते हैं। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप उनको